Hi everyone, my name is संजीव एंड वेलकम टू डिकोड AIML यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, और क्या क्या तरीके होते हैं टू इम्प्लीमेंट जेनरिक प्रोग्रामिंग, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जेनरिक टाइप्स इज वन वे जिसके थ्रू आप जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस होता है बिटवीन टाइप वेरिएबल एंड एनी, विथ एग्जांपल्स हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद देखेंगे डक टाइपिंग के कॉन्सेप्ट से हम लोग जेनरिक प्रोग्रामिंग को कैसे अचीव करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी उप्स में बहुत अच्छे से कवर किया। पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सारे टेक्निक से हम लोग जेनरिक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द एंड हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जेनरिक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग को पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो मुझे एक फंक्शन लिखना है इन पाइथन जो कि टू इंटीजर का इनपुट लेता है और उसका सम रिटर्न करता है। तो मैं लिखूंगा डेफ कैलकुलेट सम ऑफ इंटीजर, और उसके बाद मैं दूंगा ए जो होगा इंटीजर टाइप का, और बी होगा इंटीजर टाइप का, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे दूंगा रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हुआ मेरा पहला फंक्शन जो कि टू इंटीजर का इनपुट लेता है और एक आउटपुट इंटीजर रिटर्न करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेम फंक्शन में लिखूँ फ्लोट के लिए, तो मैं लिखूँगा डेफ कैलकुलेट सम फ्लोट, है ना। तो यहाँ पे ए होगा फ्लोट टाइप का होगा, बी होगा वो फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा रिटर्न ए प्लस बी। तो आप ये देखोगे कि ये जो दो फंक्शंस है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द लॉजिक सिमिलर है ना। इसमें मोस्ट ऑफ द लॉजिक सिमिलर है, द ओनली डिफरेंस इज इन डेटा टाइप, है ना। यहाँ पे इंटीजर है, ऑल थ्री आर इंटीजर, दोनों इनपुट इंटीजर है और उसका आउटपुट भी इंटीजर होगा। यहाँ पे दोनों इनपुट फ्लोट है ना, तो उसका आउटपुट भी फ्लोट होगा, क्योंकि फ्लोट का सम फ्लोट, इंटीजर का सम इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोड का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो क्या इस लॉजिक को हम एक सिंगल फंक्शन में लिख सकते हैं जहाँ पे हम लोग टाइप चेकिंग को भी इंटैक्ट रखें, है ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डेफ ऐड, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे ए, और कोई हम यहाँ पे टाइप दे देंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो टी और बी, टी, और ये रिटर्न करेगा टी टाइप, ठीक है, और रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी है ना, टी, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो टाइप वेरिएबल एक पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम जेनरिक प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे टी जो होता है वो क्या होता है, टी होता है एक टाइप वेरिएबल, और वो टी टाइप का होता है। और ये टाइप वेरिएबल जो होता है वो टाइपिंग मॉड्यूल से आता है, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप वेरिएबल, है ना। तो आप देखोगे कि पहले दो फंक्शन था, अब मैंने सिंगल फंक्शन में दोनों फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना। और इवन हम लोग टाइप चेकिंग को भी इंटैक्ट रख रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे इंटीजर आएगा ना, अगर दोनों टी इंटीजर होगा तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो आउटपुट होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। अगर दोनों फ्लोट होगा, है ना, दोनों फ्लोट होगा तो आउटपुट भी फ्लोट होना चाहिए। तो दिस इज टेकन केयर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप वेरिएबल, है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है जेनरिक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग जो होता है इन पाइथन, इट रेफर्स टू राइटिंग कोड दैट इज नॉट टाइटली कपल्ड टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। जैसे हमने देखा कि बेस्ड अपॉन क्या इनपुट आर्गुमेंट्स हो रहा है दैट इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द कोड, है ना। जैसे अगर इनपुट टी ए और बी टी टाइप का था, तो ए और बी जिस तरह का होगा ना, अगर वो इंटीजर होगा तो कंप्लीट जो फंक्शन हमने लिखा था उसके अंदर वो अज्यूम होगा कि वो हर एक डेटा इंटीजर होगा, और जो आउटपुट रिटर्न होगा वो भी टी टाइप का है तो वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है।
तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम लोग फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड लिखते हैं, है ना। तो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड रीयूजेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना। हम लोग को कोड ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि कोड रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो, है ना। इन लेस नंबर ऑफ कोड हम लोग सेम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, कोड डुप्लीकेशन कम हो, है ना। ये सारे एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जेनरिक प्रोग्रामिंग जो टेक्निक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं। द फर्स्ट जेनरिक टाइप जो कि हमने देखा, है ना, अगर मुझे एक फंक्शन लिखना हो जो कि एक लिस्ट इनपुट लेता हो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या हो सकते हैं, वो इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, है ना, स्ट्रिंग हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टी इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो वो लिस्ट ऑफ डेटा टाइप इनपुट ले और उसका फर्स्ट आइटम रिटर्न करे, है ना। तो वो मुझे फंक्शन लिखना है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन जो है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर पे भी काम करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पे भी काम करेगा और लिस्ट ऑफ फ्लोट, सारे डेटा टाइप पे ये काम करेगा, है ना। तो जो लिस्ट का जो आइटम होगा, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, है ना। लिस्ट के अंदर का जो आइटम होगा वो एक लिस्ट भी हो सकता है, वो एक टप्पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देख रहे हो, दिस इज हाउ वी कैन राइट जेनरिक कोड जो कि मल्टीपल सिनेरियो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा पे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन इनपुट लेगा और उसको रिटर्न कर देगा फर्स्ट आइटम, उस वो जो कंटेनर है, ये जो लिस्ट कंटेनर, उसका फर्स्ट आइटम ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो सेम फंक्शन यहाँ पे आप देखोगे कि लिस्ट ऑफ इंटीजर पे काम कर रहा है, सेम फंक्शन यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट आइटम रिटर्न कर रहा है ना। तो ये आइटम कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है ना। ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मुझे एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, मुझे एक फंक्शन लिखना है जो कि कोई दो वैल्यूज ले और उसमें ये कंपेयर करके बताए कि कौन सा बड़ा है ना। तो अगर मुझे सिंपल ये लॉजिक इंटीजर के लिए लिखना होता तो मैं लिखता फाइंड मैक्स, है ना, ए ऑफ इंटीजर और बी होगा इंटीजर, है ना, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर, ठीक है। और ये रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न ए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड एल्स बी, है ना। लेकिन आप ये सोचो, अभी मैंने इंटीजर के लिए लिखा, फिर मुझे फ्लोट के लिए लिखना पड़ेगा, फिर मुझे स्ट्रिंग के लिए लिखना पड़ेगा, तो मुझे हर समय इसको चेंज करना पड़ेगा और एक सेम फंक्शन मुझे रिपीट करना पड़ेगा, है ना। अभी इंटीजर है, फिर फ्लोट हो जाएगा, तो तीनों फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि अगर दो फ्लोट को कंपेयर करके मैक्सिमम रिटर्न करेंगे तो वो भी तो फ्लोट ही होगा ना। उसी तरीके से जब हम लोग स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, है ना, जब हम लोग स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो उसका जो मैक्स होगा वो भी तो स्ट्रिंग होगा। तो आप देख रहे हो, मुझे सेम लॉजिक अगर 3 डेटा टाइप्स को लिखना होगा तो मैं 3 फंक्शन लिखूंगा, तो इससे कोड रीयूजेबिलिटी वो डिक्रीज होगा, है ना, और कोड डुप्लीकेशन इंक्रीज होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनरिक टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये फाइंड मैक्स फंक्शन हमने लिखा है, वहाँ पे ए का टाइप में टी दे देता हूँ, बी जो है उसको भी मैं टी दे देता हूँ, और जो रिटर्न टाइप है उसको भी मैं टी दे देता हूँ। टी क्या है, टी एक टाइप वेरिएबल है ना, टी एक टाइप वेरिएबल है जिसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे कि टाइप वेरिएबल हमने टाइपिंग मॉड्यूल से इंपोर्ट किया, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे जो फाइंड मैक्स फंक्शन है वो मैं इंटीजर के लिए कॉल कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग के लिए कॉल कर रहा हूँ, मैं फ्लोट के लिए कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो तीनों केस में इट विल वर्क फाइन, है ना। और यहाँ पे मेरे को आ जाएगा मैक्स इंटीजर 10, मैक्स स्ट्रिंग बनाना, है ना, बनाना, और यहाँ पे आ जाएगा मैक्स जो फ्लोट वैल्यू है वो हो जाएगा 3.14, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है, तो जो डिक्शनरी ऑर्डर में ऊपर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वो बड़ा है ना। तो बनाना विल कम आफ्टर एप्पल इन डिक्शनरी ऑर्डर, तो हम लोग कह सकते हैं बनाना इज ग्रेटर देन एप्पल, ठीक है। तो पाइथन जो है वो एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, मतलब इट डज नॉट चेक टाइप्स ड्यूरिंग रन टाइम। पाइथन जो टाइप है उसको रन टाइम में चेक नहीं करता अनलेस यू एक्सप्लिसिटली डू सो, है ना। अगर आप उसको एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोलते हो कि आप टाइप चेक करो,
तब तक पाइथन रन टाइम में टाइप चेकिंग नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स के हेल्प से हम लोग ये फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो देर आर टूल्स लाइक माईपाई, पाईराइट, है ना, या फिर कुछ आईडीज में लिंटर वगैरह होते हैं जिसके हेल्प से आप अपने कोड को एनालाइज कर सकते हो बिफोर रनिंग इट, है ना, टू इंश्योर दैट यू आर यूजिंग टाइप्स करेक्टली बेस्ड ऑन योर अनोटेशन। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग अनोटेशन देते हैं ना, ये सब जो एनोटेशन हम लोग देते हैं तो उसको वो सेटिस्फाई करता है। तो इसके हेल्प से क्या होता है, हम लोग डिबगिंग ईजिली कर पाते हैं और हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है, जो प्रोग्रामर जो इनपुट दे रहा है, दैट इज़ करेक्ट, है ना, दैट इज़ करेक्ट टाइप सेफ, है ना, जो इनपुट जा रहा है प्रोग्राम के अंदर वो टाइप सेफ हो, मतलब जो इनपुट जा रहा है दैट इज एज पर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने टाइप जो वेरिएबल है, हमने जो टाइप वेरिएबल उसके हेल्प से हमने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एनी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है टाइप वेरिएबल और एनी में, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे, अगर ये फंक्शन हमारा है, ठीक है, तो इसको मैं टाइप वेरिएबल से ना इम्प्लीमेंट करके अगर मैं इसको एनी से इम्प्लीमेंट करता हूँ, मतलब टी के जगह मैं करता हूँ लिस्ट ऑफ एनी और यहाँ पे टी के जगह मैं करता हूँ एनी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ना, इट एक्सपेक्ट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, और आइटम्स जो होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, है ना, या फ्लोट या स्ट्रिंग, अभी तक फाइन है, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन जो आउटपुट रिटर्न होगा वो एनी हो जाएगा। एनी मतलब अगर इनपुट लिस्ट ऑफ इंटीजर है ना, और मैं अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर दे रहा हूं, है ना, या फिर इनपुट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और मैं इंटीजर रिटर्न कर दे रहा हूं, तो इवन दिस इज करेक्ट एज पर एनी। अगर हम लोग एनी यूज करते हैं तो एनी के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू में फाइंड करूं कि फर्स्ट आइटम कौन सा उसको रिटर्न करूं, तो कभी भी लिस्ट ऑफ इंटीजर का फर्स्ट आइटम स्ट्रिंग नहीं होगा, या कभी भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का फर्स्ट आइटम इंटीजर नहीं होगा, है ना। तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाता है। इसीलिए इस तरह के लॉजिक को हम लोग टाइप वेरिएबल से इंप्लीमेंट करते हैं, ना कि एनी से। एनी मतलब ये होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे टी इंटीजर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग, तो रिटर्न हो जाएगा फ्लोट, है ना। तो ये इन्फोर्स नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग टाइप वेरिएबल इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों जो होता है टाइप वेरिएबल और एनी, दोनों टाइपिंग मॉड्यूल में ही होता है। ठीक है, और इसका पर्पस होता है वही जेनरिक टाइप प्लेस होल्डर। ठीक है, और एनी जो होता है एक्सेप्ट एनी टाइप विदाउट चेकिंग, ये टाइप चेकिंग इनेबल नहीं करता, ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है ना। जैसे कि हमने देखा था कि इनपुट लिस्ट ऑफ इंटीजर था और आउटपुट लिस्ट ऑफ आउटपुट जो था वो स्ट्रिंग हो जाता है ना। मतलब अगर मैं एनी दे दूँ तो इसको आप चेक ही मत करो। ठीक है, बस ये देखो कि वो लिस्ट हो और उसके अंदर का जो आइटम्स वो कुछ भी हो सकता है। एनी मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट टेक्स केयर ऑफ टाइप सेफ्टी, लेकिन एनी विल नॉट टेक केयर ऑफ टाइप सेफ्टी। ठीक है, टाइप वेरिएबल के हेल्प से हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव कर लेते हैं और अपना कोड हमारा टाइप सेफ हो जाता है। टाइप सेफ मतलब जो इनपुट फंक्शन के अंदर जा रहा है दैट इज एज पर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यहाँ पे टाइप कंसिस्टेंसी हम लोग एनफोर्स करते हैं, यहाँ पे एनफोर्स नहीं करते हैं। क्यों यहाँ पे एनफोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं दे रहा हूँ लिस्ट ऑफ टी और रिटर्न टी है, तो अगर टी इंटीजर है, इनपुट लिस्ट ऑफ इंटीजर है, तो आउटपुट भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग एनफोर्स करते हैं। ठीक है, रन टाइम में कोई इफेक्ट नहीं होता है दोनों केस में, तो फिर यहाँ पे इफेक्ट कहाँ होता है? तो अगर हमें ये इंश्योर करना हो कि जो टाइप चेकिंग हो वो करेक्टली एनफोर्स हो, तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करना पड़ेगा। माईपाई, पाईराइट, लिंटर्स, ये सारे टूल्स यूज़ करके हम लोग ये चीज़ों को इनेबल कर सकते हैं, टाइप चेकिंग को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड अप्रोच जिसके थ्रू हम लोग जेनरिक प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज डक टाइपिंग। इसको हमने ऊप्स के लॉजिक में बहुत अच्छे से देखा था, समझा था, तो मैं यहाँ पे बस आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा। डिटेल देखने के लिए आप मेरा डक टाइपिंग का लेक्चर देख सकते हो जो कि ऊप्स का पार्ट है।
तो डक टाइपिंग ये बोलता है कि अगर मैंने दो पेमेंट मेथड बनाया, क्लास पेपाल और दूसरा क्रेडिट कार्ड, दो तरीके का मैंने पेमेंट मेथड लिखा है जिसके अंदर पे फंक्शनैलिटी होगा, ठीक है, दोनों में आप देखोगे पे एक फंक्शनैलिटी है, और एक हमारा क्लाइंट का कोड है प्रोसेस पेमेंट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस पेमेंट है ना, प्रोसेस पेमेंट में पेमेंट मेथड जो होगा, इसमें क्या इनपुट आएगा, एक इंस्टेंस आएगा, वो पेमेंट टाइप का आएगा, पेमेंट टाइप का इंस्टेंस आएगा। तो प्रोसेस पेमेंट फंक्शन इस पे ध्यान नहीं देगा कि वो पेमेंट मेथड किस टाइप का है, क्या वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मेथड है या पेपाल का पेमेंट मेथड है। वो बस इतना ध्यान देगा कि जो इंस्टेंस आ रहा है उसमें पे फंक्शन है या नहीं। अगर वो पे फंक्शन है दैट शुड बी फाइन, ठीक है। वो इतना डिटेल नहीं देखेगा कि वो उसके अंदर जो है वो पेपाल का इंस्टेंस आ रहा है या क्रेडिट कार्ड का इंस्टेंस आ रहा है। उसको बस इतना मतलब है कि उसके अंदर एक पे फंक्शनैलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब मैं प्रोसेस पेमेंट कॉल करता हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं पेपाल का इंस्टेंस पास करता हूँ, सेकेंड टाइम क्रेडिट कार्ड का पास करता हूँ, और जब मैं प्रोसेस पेमेंट फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो विदाउट एनी चेक वो डायरेक्टली पे फंक्शन कॉल कर देता है पेमेंट मेथड का, ठीक है। थर्ड आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट को हमने देखा था पाइथन में कि पाइथन डायरेक्टली फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू जो हम फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं ना, उसको ये सपोर्ट करता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। जैसे कि एक फर्स्ट था डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। लाइक अगर मैं लिखूं फंक्शन और a कॉमा बी कॉमा सी, और अगर मैं c इक्वल टू 0 कर दूं, तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, अगर मैं फंक्शन कॉल करूंगा विथ वैल्यू 5,6 और c में अगर पास नहीं करूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 कंसीडर हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर एंड द सेकेंड इज वेरिएबल आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो इस अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हम लोग जेनरिक प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है या जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फोर्थ हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम लोग कैसे जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो पाइथन सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म अलाउइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंस ऑफ सेम क्लास थ्रू इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग, है ना। तो इनहेरिटेंस प्लस मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बेस इंटरफेस, हमने एक बेस क्लास लिखा पेमेंट मेथड, ठीक है। हमने एक बेस क्लास लिखा पेमेंट मेथड जिसके अंदर पे फंक्शनैलिटी है, और इसको मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। और मैं चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड पेपाल यूपीआई, ये सारे क्या है, पेमेंट मेथड है। और पेमेंट मेथड क्या होंगे, क्रेडिट कार्ड क्या करेगा, इनहेरिट करेगा पेमेंट मेथड को, ठीक है। इसने इनहेरिट किया और इनहेरिट करके पे जो फंक्शनैलिटी है उसको ओवरराइड कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो तीनों में, तीनों जो क्लास है क्रेडिट कार्ड पेपाल और यूपीआई, ये तीनों पेमेंट मेथड को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। अब ये है हमारा क्लाइंट कोड, ठीक है। क्लाइंट कोड जो कि पे फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोसेस पेमेंट फंक्शन कॉल करेंगे विथ एनी इंस्टेंस, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का इंस्टेंस हो, चाहे पेपाल का इंस्टेंस हो, चाहे यूपीआई का इंस्टेंस हो, और उसमें कुछ अमाउंट देते हैं, है ना। और जब प्रोसेस पेमेंट, जब फंक्शन जब कॉल होता है ना, और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो पेमेंट हो वो पेमेंट मेथड का हो, और आप देखोगे कि सारे जो सब क्लासेज ना, क्रेडिट कार्ड हो, पेपाल हो, यूपीआई, तीनों पेमेंट मेथड का चाइल्ड क्लास है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पेपाल हो, चाहे यूपीआई हो, तीनों पेमेंट मेथड क्लास का इंस्टेंस है। और पेमेंट मेथड क्लास में पे फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम लोग डायरेक्टली पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं, है ना। डायरेक्टली हम लोग पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेम फंक्शन, सिंगल क्लाइंट कोड फंक्शन ये हैंडल कर पा रहा है ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टेंस, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मेथड हो, चाहे पेपल का पेमेंट मेथड हो, चाहे यूपीआई का पेमेंट मेथड हो। तो इस तरीके से हम लोग कोड का रीयूजेबिलिटी इंप्रूव करते हैं, एंड दैट इज द एंड गोल ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यही तो गोल है ना जेनरिक प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो हमने देखा कि 4 तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया जेनरिक प्रोग्रामिंग को। पहला तो टाइप वेरिएबल था,
दूसरा था इनहेरिटेंस, तीसरा था डक टाइपिंग और चौथा था पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेंस, डक टाइपिंग और पॉलीमॉर्फिज्म को हमने डिटेल में कवर इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी उप्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ये 3 कॉन्सेप्ट तो आप जा करके उस टॉपिक को इंडिविजुअली हमारे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो एट द एंड क्या बेनिफिट होता है जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का? द फर्स्ट पॉइंट इज कोड रीयूजेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट डेटा टाइप। हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लाइक टाइप वेरिएबल है ना, या डक टाइपिंग या पॉलीमॉर्फिज्म, हमने एक फंक्शन से मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा है ना, चाहे डेटा टाइप हो, चाहे वो इंस्टेंस हो, चाहे अलग अलग तरह का इंस्टेंस हो, हमने उसको हैंडल किया। तो इससे कोड रीयूजेबिलिटी इंप्रूव हुआ, हमारा कोड क्लीनर और मेंटेनेबल हो गया है ना। हमारा कोड क्लीनर और मेंटेनेबल क्यों हो गया? क्योंकि अगर हमने एक फंक्शन लिखा डेफ फाइंड ग्रेटर, तो अगर कोई डेटा टाइप वो लेता है ए और बी और उसमें ग्रेटर बताता है, तो अगर अभी हमने सिर्फ इंटीजर और फ्लोट के लिए इंप्लीमेंट किया, कल स्ट्रिंग आता है उस पर भी काम करेगा है ना, कल स्ट्रिंग आता है उस पर भी काम करेगा, उसके बाद डबल आएगा उस पर भी काम करेगा। तो कोड का स्ट्रक्चर क्लीनर होता है। सेम फंक्शन को आप हर एक डेटा टाइप के लिए इंडिविजुअली लिखो तो देखते हो इस तरीके से कोड क्या होता है, कोड का स्ट्रक्चर और कोड में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन आ जाता है ना। तो विद द हेल्प ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग हमारा कोड क्लीनर और मेंटेनेबल होता है, ठीक है। और पाइथन में बहुत सारे फंक्शनलिटी होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग जेनरिक और टाइप सेफ कोड कर सकते हैं विद द फीचर्स लाइक टाइप वेरिएबल, जेनरिक एंड टाइपिंग मॉड्यूल है ना। हमने देखा कि टाइपिंग जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर टाइप वेरिएबल होता है, उसके अलावा एनी होता है। ये सारे के हेल्प से हम लोग जेनरिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डक टाइपिंग एक कॉन्सेप्ट होता है ना, या पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस, ये सारे अप्रोच से भी हम लोग कोड का रीयूजेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं और जेनरिक प्रोग्रामिंग का एंड गोल हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जेनरिक प्रोग्रामिंग। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो देर आर मल्टीपल आर्टिकल्स ओवर इंटरनेट, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।